आज हम लोग भारतीय ज्ञान प्रणाली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें इसके बारे में पढ़ेंगे कि भारतीय ज्ञान प्रणाली क्या है। इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो भारतीय ज्ञान प्रणाली एनसीटीई नई दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय के तहत एक अभिनव प्रकोष्ठ है। यह आईकेएस, यह आप इंग्लिश में लिखेगा, यह हिंदी में दे दिया गया है। यह आईकेएस के सभी पहलुओं पर अंतर विषय अनुसंधान को बढ़ावा देने, आगे के शोध और सामाजिक अनुप्रयोगों के लिए आईकेएस को संरक्षित और प्रसारित करने के लिए स्थापित किया गया है। यह कला और साहित्य, कृषि, बुनियादी विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, प्रबंधन, अर्थशास्त्र आदि के क्षेत्रों में हमारे देश की समृद्ध विरासत और पारंपरिक ज्ञान को फैलाने के लिए सक्रिय रूप से संलग्न होगी। अब आता है आईकेएस प्रभाग के कार्य क्या क्या है। एप्लीकेशन और वर्किंग ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो पहला आ जाता है आपका इसमें विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय में आपका आ गया यूनिवर्सिटीज को विश्वविद्यालय कह रहे हैं। देखिए, विश्वविद्यालय किसको कहा जाता है? नॉर्मली जो आप लोग जाते हैं ना, आप लोग महाविद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हैं जिसको कॉलेज कहते हैं। यूनिवर्सिटी को विश्वविद्यालय कहा जाता है। तो विश्वविद्यालय राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं और विभिन्न मंत्रालयों सहित भारत और विदेशों में विभिन्न संस्थानों द्वारा किए गए आईएएस आधारित संबंधित अंतर और ट्रांस डिसिप्लिनरी कार्यों को सुगम बनाने का काम करती है ये। इसके अलावा निजी क्षेत्र के संगठनों को इससे जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। संस्थान संस्थान में आपका न केवल सरकारी संस्थान बल्कि निजी संस्थान भी शामिल है। जैसे राज कोचिंग सेंटर का आपका एक संस्थान है। तो संस्थान केंद्र और व्यक्तियों के शोधकर्ताओं को शामिल करते हुए विषयवार अंतर विषय अनुसंधान समूहों की स्थापना, मार्गदर्शन और निगरानी करने की बात की गई है। इसके अलावा इसे लोकप्रिय बनाने की बात की जाती है। योजनाओं पर विचार विमर्श किया जाता है। विभिन्न परियोजनाओं के वित्त पोषण की सुविधा, अनुसंधान करने के लिए तंत्र विकसित करने की भी आवश्यकता महसूस होती है। आईकेएस के प्रचार के लिए जहां भी आवश्यक हो, नीतिगत सिफारिशें भी की जाती है। ये आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया का एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। भारतीय शिक्षा प्रणाली के बारे में पढ़ें। अब हम लोग पढ़ेंगे भारतीय शिक्षा प्रणाली की समस्या क्या क्या है। ठीक है। और ये जो है आपका प्रत्येक, चाहे आपने कुछ भी ऑनर्स लिया हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग इंडिया, क्योंकि आपका सिख के अंदर सारा कुछ है। अब आता है भारतीय शिक्षा प्रणाली। शिक्षा क्या है? सभी के जीवन के लिए विकास और अच्छे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह देश के विकास के लिए भी आवश्यक है। यदि देश का प्रत्येक नागरिक अच्छी तरह से शिक्षित है तो देश का भविष्य उज्जवल है। उत्कृष्ट शिक्षा प्रणाली हमेशा देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में भी मदद करती है। जितना अच्छा शिक्षा प्रणाली होगा उतना ज़्यादा देश की अर्थव्यवस्था क्या होगी? बेहतर होगी। देश को सफलता के शिखर पर भी यह ले जाती है। यदि सरल शब्दों में वर्णन किया जाए तो जीवन में सफलता पाने के लिए हर क्षेत्र में शिक्षा महत्वपूर्ण है। बिना शिक्षा का आपको कुछ भी नहीं हो सकता। शिक्षा एक अच्छी आर्थिक प्रणाली और एक अच्छी नागरिकता का भी आधार है। अगर आपके पास नॉलेज अच्छा है तो ऑब्वियसली वाली बात है आपकी इनकम भी अधिक होगी, तो आर्थिक प्रणाली आपकी अच्छी होगी, अच्छी नागरिकता होगी, समाज में आपकी पहुंच और पकड़ भी ज़्यादा अच्छी होगी। भारत को शिक्षा में विकासशील देश के रूप में उभरने में कई साल लग गए। भारत सरकार हमेशा शिक्षा के क्षेत्रों में कुछ नया करने का प्रयास भी करती है। अभी भी कहीं न कहीं भारत अन्य देशों की तुलना में शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा पिछड़ा हुआ है। ये समस्याएं भारत की शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह से हिला रही है। एक प्रभावी और शिक्षित भारत बनाने के लिए इन सभी समस्याओं को समझना और हल करना बहुत महत्वपूर्ण है। तभी जाकर के हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रभावी शिक्षित भारत बना सकते हैं। अब आता है भारत में शिक्षा प्रणाली की समस्याएं क्या क्या है। हर देश में एक अलग शिक्षा प्रणाली और उसके आसपास अलग अलग नीतियां होती है। देशों को यह भी समस्या है कि एक अच्छी नीति का चयन कैसे करें। ये भी एक सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात आती है जो शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने में योगदान दे सके। जैसे कि अभी आप लोग का जो सिलेबस बदला गया वो यूजीसी के अंतर्गत बदला गया है। यूजीसी ने क्या किया, जितने भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी विश्वविद्यालय चल रहे थे उन सभी को आदेश दिया कि हम लोगों के पढ़ाई वाले सिस्टम में बदलाव लाना चाहिए। जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए कुछ साइंस के सब्जेक्ट को ऐड किया जाना चाहिए कि आप लोग ग्रेजुएट कहला रहे हैं तो आपको मैथ का नॉर्मल नॉलेज होना चाहिए, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, हल्का हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। या फिर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको थोड़ा सा आर्ट्स का नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा डिजिटल एजुकेशन को ऐड किया गया ताकि कंप्यूटर संबंधित बातों का भी आप अध्ययन कर सकें। मतलब सभी का एक कंबाइंड रूप आपके सामने लाया गया। तो यूजीसी के अंतर्गत बहुत सारे लोग बैठे होंगे, उन लोगों ने मिलकर के ये निर्णय किया होगा कि इंडियन सिस्टम में ये सब बदलाव लाए जाने चाहिए।
ताकि बच्चे थोड़ा और मेहनत करें, पढ़ें और हमारे देश की तरक्की को क्या कर सकें, आगे बढ़ा सकें। फिर आप लोग एक एनईपी के बारे में पढ़े होंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत जो तुम्हारा स्कूल वाली शिक्षा है उसमें भी बदलाव की बात की गई कि एक ही बार में एग्जाम होगा 12 में जा करके, सेमेस्टर वाइज लाया जाएगा कि आप लोग को प्रत्येक 6 महीना पे एग्जाम देना है, ताकि क्या हो, पढ़ाई बेहतर हो सके। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों को डाला जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को भारतीय शिक्षा प्रणाली में शामिल किया गया। ऐसा क्यों किया जा रहा है, ताकि कुछ सकारात्मकताएं हैं। जैसे कि जब मैंने 8 क्लास किया था तो हम लोग के टाइम में नंबर चला करता था। आप लोगों ने जब 8 दिया उस टाइम में ग्रेड आ गया था, ABCD वाला ग्रेड में आप लोग एग्जाम दिए। क्यों भैया, ताकि बच्चा लोग को ये ना लगे कि मेरा नंबर बड़ा कम आया। फिर अभी के लोग ये बात कर रहे हैं कि भैया ग्रेडिंग सिस्टम के कारण बच्चों की पढ़ाई वीक हो रही है, तो इसको फिर से अब क्या कर देना चाहिए, नंबर सिस्टम भी आना चाहिए। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इन सब बातों की चर्चा की गई। तो शिक्षा प्रणाली में हमेशा कुछ ना कुछ सुधार चाहिए। पहले गुरुकुल पद्धति अच्छा था, फिर स्कूल वाला सिस्टम आया गया, फिर लोग कह रहे हैं नहीं भाई बोर्डिंग स्कूल ही अच्छा है। तो ये बदलाव हमेशा कुछ ना कुछ होना चाहिए। फिर कहा जा रहा है शिक्षक, इसकी कुछ सकारात्मकता और नकारात्मकता भी है। शिक्षक स्वयं प्रशिक्षित और कुशल नहीं है। चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए हमारे शिक्षक खुद बच्चों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित नहीं है। तो शिक्षकों को प्रशिक्षण दिलाने की बात की गई। तो आज से 20 साल या नहीं, आज से करीबन 40 साल पहले या 50 साल पहले बीएड, डीएलएड ऐसा कोई चीज़ नहीं हुआ करता था। आप नॉर्मली 5 क्लास या 10 क्लास पढ़ लिए, आप टीचर बन जाइएगा। फिर क्या किया गया, बीएड की प्रक्रिया लाई गई, डीएलएड की प्रक्रिया लाई गई कि भैया आपने ग्रेजुएशन तो कर लिया, लेकिन एजुकेशन को लेकर के स्पेशल कुछ पढ़ना पड़ेगा, ताकि आप सही तरीके से बच्चों को पढ़ा सके, उसके माइंड को रीड कर सके, ताकि और अच्छा भी हो सके। तो इसलिए शिक्षकों को भी प्रशिक्षित करने की बात की गई। अभी भी आप लोग शायद जानते हैं या नहीं, जितने भी स्कूल्स के टीचर हैं, चाहे वो प्राइवेट के हो या गवर्नमेंट के हो, उनको साल 2 साल पे प्रशिक्षित किया जाता है, बीच-बीच में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, ताकि वे लोग भी नए ज्ञान से जुड़ सकें। और यदि वे ठीक से पढ़ा सकते हैं तो सरकार के पास भुगतान करने के लिए पर्याप्त वेतन नहीं है, तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि भैया वेतन भी सही तरीके से मिले, ताकि शिक्षक लोग भी सही से काम कर सकें। शिक्षा का माध्यम, यह एक बड़ी समस्या है जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हम अपनी शिक्षा प्रणाली की भाषा का माध्यम तय नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी अंग्रेजी पर जोर दिया जा रहा है। जहाँ अधिकांश बच्चे भाषा को नहीं समझ सकते हैं, तो वे कैसे समझ रहे हैं कि शिक्षक क्या सिखा रहे हैं। इसके अलावा गणित, भौतिकी और कला जैसे विषयों का संचार के माध्यम से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए अंग्रेजी पर अधिक जोर देना गलत भी हो सकता है। देखो, अभी भी अगर हम लोग बोले, अधिकतर जो हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, इंग्लिश को एक बहुत बड़ा चीज़ मानते हैं। बट अगर आप अमेरिका वगैरह जगह पे चले जाएँ, तो वहाँ पर झाड़ू मारने वाला इंग्लिश बोलता है। इसका मतलब क्या है? बहुत टैलेंटेड हो गया? नहीं भाई, वहाँ की मातृभाषा इंग्लिश है। हम लोग का मदर टंग हिंदी है, तो मैं हिंदी में ही बात करूँगा ना। तो ये सब भी होता है। फिर आता है आरक्षण प्रणाली। भारत में आरक्षण ने पिछड़े वर्गों के सामाजिक और आर्थिक स्थिति के उत्थान के लिए शुरुआत की है। कि देखो, पिछड़ा वर्ग और जो बिलो कास्ट के लोग हैं, SC ST कास्ट के जो जो लोग बिलोंग करते हैं, उन लोगों के लिए कुछ छूट देने की बात की गई है। दूसरी तरफ यह परिदृश्य सामान्य जातियों के लोगों के लिए चुनौती बन गई है, जिन्हें कभी कभी आरक्षण प्रणाली के कारण परीक्षा में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रतिस्पर्धी होने के बिना उन्हें परीक्षा में नहीं चुना जा सकता है। गरीब शिक्षा प्रणाली, भारत का अधिकतम क्षेत्र क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों से आच्छादित है। ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी का 50% से अधिक युवा और बच्चे हैं, जिन्हें अपने उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा की सख्त आवश्यकता है। ये बच्चे और नौजवान देश के भविष्य हैं। ऐसे में अच्छे स्कूलों की कमी के कारण उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है। शिक्षा के लिए लोगों को अपने बच्चों को घर से दूर एक शहर में भेजना पड़ता है। जिन लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी है वे तो भेज देते हैं, लेकिन जिनकी स्थिति खराब है वे लोग भेज नहीं पाते हैं। तो इस समस्या से बाहर आने के लिए भारत सरकार द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए। महंगी उच्च शिक्षा में सब्सिडी की बहुत कम राशि प्रदान की जाती है। इसलिए यदि कोई छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए, गरीबी या वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण वे लोग प्रवेश से स्वतः बाहर आ जाते हैं। तो ऐसा होना चाहिए कि आपका इनकम इतना हो कि उच्च शिक्षा में बच्चे लोग भाग ले सकें, पढ़ सकें, या उनको सब्सिडी दी जानी चाहिए। आपकी भाषा में बोले तो छात्रवृत्ति प्रदान की जानी चाहिए। अभी भी हालाँकि है, जैसे कि मान लेते हैं सपोज़ आप लोग अभी बीए कर रहे हैं, बीए करने के बाद एक अच्छा विकल्प जो आता है, आप एमए कर लीजिए। आराम से बीए करने के बाद 2 साल आपका एमए में लगेगा। एमए अगर आप बीए और एमए ईमानदारी से गाइड या स्लीपर के भरोसे ना दे करके
आप खुद से अगर बुक पढ़ के देते हैं तो उसके बाद आपके सामने एक विकल्प आता है नेट का एग्जाम देने का, और अगर आपका नेट का एग्जाम निकल जाता है तो सरकार आपको 3 साल तक 17,000 रुपया महीना देती है शोध करने के लिए, या कहे तो पढ़ने के लिए सीधा भाषा में, ताकि आप पढ़िए मेहनत करके फिर आप अपना आगे प्रोफेसर बनिए। तो विकल्प अच्छा है, लेकिन हाँ, वो आपका तब निकलेगा नेट जब आप बीए हल्का गैस पेपर से ना पढ़ करके किताब से पढ़े हो, एक एक चीज डीपली में गए हो। आपके पास जैसे अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इतना एक्सप्लेन बिना देखे करने की आप पे क्षमता आ जाए, तब जाकर के आपका नेट निकल सकता है। उसके बाद आप आराम से कर सकते हैं। उसका सरकार भी आपको छूट देती है बहुत सारा जगह पे। अब आता है शिक्षा संस्थानों में आधारभूत संरचना। भारतीय शैक्षिक प्रणाली में बुनियादी ढांचा पूरी तरह से खराब है। स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर सही से नहीं होता है। मैं अभी हाल ही में एक स्कूल गया था, वहाँ पे मात्र 2 शिक्षक थे, जबकि पढ़ाई वहाँ 1 क्लास से 10 क्लास तक होती थी। एट ए नॉर्मल कम से कम भैया 1 से 10 तक के लिए 10 टीचर होने चाहिए, एक प्रिंसिपल होना चाहिए और एक लिपिक होने चाहिए। 12 से 13 आदमी काम करने चाहिए, वहाँ पर 2 आदमी काम कर रहे हैं। हाउ इट पॉसिबल कि वहाँ पे पढ़ाई अच्छी होगी? संभव ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहाँ शौचालय का अभाव था, लड़कियों लोग के लिए अलग से शौचालय नहीं था, फलस्वरूप लड़कियाँ लोग घर चली जाती थी दोपहर में। मिड डे मील नहीं चलता था, और वहाँ के टीचर बताए भी यहाँ पर मिड डे मील आया भी था, हम लोगों ने इसे लेने से मना कर दिया। हम लोग 2 टीचर मिल करके कितना ऑर्गेनाइज करेंगे? तो ये सारी समस्याएं भी आती हैं। और छात्रों को भी एक उच्च वेतन नौकरी पाने में महत्वाकांक्षा बढ़ रही है, तो ये भी एक रीज़न है। कॉलेज परिसरों में ये एक आम बात हो गई है, प्रत्येक युवा छात्र को एक नौकरी पाने में दिलचस्पी है जो उन्हें अच्छी तरह से भुगतान करता है। हालांकि वे कभी भी उद्यमी नहीं बनना चाहेंगे। उद्यमी मतलब क्या होता है? व्यापारी। अधिकतर इंडिया का एक जो सोच है पर्टिकुलरली, वो यही आता है कि भाई मुझे जॉब लेना है, कोई भी बिजनेस सेक्टर में नहीं जाना चाहता। तो ये महत्वाकांक्षा की यह कमी क्या करती है, हमारे देश को उत्कृष्टता प्राप्त नहीं करने देती। जबकि वास्तविकता यह है कि बिजनेस बहुत सारे लोगों को रोजगार भी देता है, लेकिन इंडियन कल्चर में क्या होता है, अधिकतर स्टूडेंट और उनके फादर्स भी यही चाहते हैं कि आप कोई कंपनी में जाके जॉब कीजिए, और ये क्या करती है, आपको गुलाम बना देती है। तो हमारी शिक्षण प्रणाली में इस बात पर थोड़ा ध्यान रखा जाना चाहिए कि आप जो है ऐसे स्टूडेंट्स को तैयार करें, ऐसे लीग को तैयार करें जो आगे चल करके खुद से अपना बिजनेस खड़ा करना चाहे, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना चाहे। अधिकतर क्या होता है कि अधिकतर बच्चे लोग नौकरी करते हैं, बड़े शहरों में चले जाते हैं, छोटे गाँव को वैसा ही छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सामाजिक असमानता को समाप्त करने के लिए हमारी शिक्षा प्रणाली की विफलता यह भी है कि इतने वर्षों के बाद भी यह हमारे देश में सामाजिक विषमता को कम करने में सक्षम नहीं है। वास्तव में सामाजिक विषमता बढ़ गई है। यह एक ऐसी शर्म की बात है कि शिक्षा अपने आप में विभाजन पैदा करने का एक उपकरण बन गई है। एक अमीर माता पिता के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी और गरीब माता पिता का बच्चा बुनियादी शिक्षा भी नहीं पा सकता। सरकार को इसका हस्तक्षेप करना चाहिए और शिक्षा को अपनी मुख्य जिम्मेदारी निभाना भी चाहिए। शिक्षा प्रणाली का व्यवसायीकरण। भारतीय शिक्षा प्रणाली की एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह व्यावसायिक हो गई है। यहाँ पे अधिकतर स्कूल और इंस्टीट्यूट जितने भी चलते हैं, वे लोग अपने इनकम से मतलब रखते हैं। शिक्षण संस्थानों को चलाना एक लाभदायक व्यवसाय बन गया है। वे अपने लाभ के अनुसार छात्रों से फीस लेते हैं। शिक्षण के लिए संस्थान छात्रों या उनके माता पिता से अतिरिक्त शुल्क भी लेते हैं। विश्वविद्यालय में सीमित सीटें। भारतीय शिक्षा प्रणाली में बड़ी समस्या यह है कि विश्वविद्यालय में सीट बहुत सीमित है। जैसे इस बार मैं क्या कर रहा था, प्रत्येक विश्वविद्यालय का सीट को चेक कर रहा था, तो मैंने पाया कि सत्संग कॉलेज में 400 सीट है मात्र हिस्ट्री के लिए। तो भाई ये 400 बच्चे हिस्ट्री पढ़ेंगे और उससे अगर ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो उनका एडमिशन ही नहीं होगा। ऐसी स्थिति में उनको बाहर का दायरा देखना पड़ता है। भाई मेरे पास सीट इसलिए लिमिट रह जाता है क्योंकि कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बना नहीं है जितना मेरा कैंपस में स्टूडेंट की रहने की क्षमता है, जितना क्लासरूम की कैपेसिटी है, उसी हिसाब से एडमिशन होगा ना। क्लासरूम की कैपेसिटी बामुश्किल सत्संग कॉलेज की एक क्लासरूम के 150 है, वहाँ पे वो 400 एडमिशन ले रहा है। हाउ इट पॉसिबल कि उससे ज़्यादा ले ले? उतना तो बड़ा नहीं है कॉलेज। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी है, जिसके कारण बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं उस शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा 1 साल बैठ गए, नतीजा क्या हुआ, पढ़ाई छोड़ दिए बीच में। अब वे भी सोचते हैं कि भाई पढ़ाई छोड़ देना है या उन्हें एक विकल्प चुनना है जो उनके भविष्य में मूल्य से नहीं जोड़ता। लैंगिक विषमता। भारत में आज भी क्या है,
लिंग असमानता देखी जाती है, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में। अभी भी क्या होता है, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक की शिक्षा में काफ़ी बाधाएं हैं। अभी भी बहुत सारे लोग मानते हैं कि लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाना चाहिए। छोटी कास्ट के लोग हैं, वे लोग को भी अपना इनकम वगैरह करना पड़ता है, घर का आर्थिक कंडीशन अच्छा नहीं रहने के कारण भी वे लोग काम करने लगते हैं। बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है जहाँ टीचर लोग भी भेदभाव करते हैं कि भैया ये तो लड़की है, क्या पढ़ेगी, छोड़ दो, मत पढ़ाओ। तो इस प्रकार की असमानताएं छात्रों में प्रोत्साहन की कमी पैदा करती है, इसलिए वे अपने प्राकृतिक प्रतिभा दिखाने में असमर्थ होती है। अपर्याप्त सरकारी अनुदान, सरकार द्वारा स्कूलों और कॉलेजों को बहुत कम राशि उपलब्ध कराई जाती है, इसलिए शिक्षा संस्थान छात्रों की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार पूरी तरह से विकसित नहीं है। पर्याप्त धन की कमी के कारण शिक्षा संस्थान छात्रों की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाते, जो उनके प्रदर्शन को प्रभावित करता है। तो ये भी एक वास्तविक कारण है कि स्कूल या कॉलेजों के पास जितना होना चाहिए पैसा जिसके माध्यम से वे लोग पढ़ा सकें, वैसा उन लोगों के पास नहीं होता। अब पैसा से मतलब यहाँ पे ये है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, स्कूलों की स्थिति नहीं है, वहाँ पे रूम्स नहीं बने हुए हैं, बच्चों को सुविधा उस तरह का प्रदान नहीं किया जाता। तो ये सब रीज़न भी हो सकता है। ये सब विशेषताएं किसकी थी? भारतीय शिक्षा प्रणाली की विशेषता या समस्या, जो भी बोले। यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू सो मच।